हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम देख रहे हैं क्लास 10 का हिंदी चैप्टर चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या होती है। इस वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके जो लेखक है वो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था महू, जो कि है आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। यानी कि ये महू में हुआ था उनका जन्म, जो मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आपको 2022, 2021 और 2019 में पूछा गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता भी किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो वो है बेरोजगारी। यानी कि जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ये आपका 2021 में पूछा गया था। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। यानी कि बोला जा रहा है कि जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक मतलब सही विभाजन नहीं क्यों है। क्यों? क्योंकि इस विभाजन के कारण जाति के आधार पर लोगों को काम दिया जाता है, ना कि उनके रुचि के आधार पर। तो रुचि के आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि इससे जो काम मिलता है लोगों को वो जाति के आधार पे मिलता है, ना कि उनको रुचि के आधार पे कि उनको किस चीज में रुचि है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा गया है। यानी कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो ये भी कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 बार पूछा गया, 2020 और 2019 में। तो चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये तो हमने अभी बताया कि इनके लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये भी आपके 2020, 2018 में पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। कि जो आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि भाईचारा पर आधारित होगा, ये किसने कहा था। ये भी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर आपको आदर्श समाज बनाना है, यानी अच्छा समाज बनाना है, तो आपको लोगों को स्वतंत्रता देना होगा, उन लोगों को समानता देना होगा, उनमें भाईचारा होना बहुत जरूरी है, तभी हम आदर्श समाज बना सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, यानी नीची जाति में हुआ था। यह भी आपका पूछा गया 2019 में। 10वां क्वेश्चन, तो चलिए 10वां क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो ये आपका समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो चलिए समझते हैं समाजवादी व्यवस्था क्या होती है। समाज जिन नियम कानून का पालन करता है, जैसे संस्कृति, रीति रिवाज, विवाह प्रथा, मृत्यु प्रथा और अनेक सामाजिक मर्यादाओं के साथ चलता है, यानी समाजवादी व्यवस्था उन्हें कहा जाता है जिनको लोग क्या करते हैं, संस्कृति का पालन करते हैं, वहाँ के रीति रिवाज का पालन करते हैं, विवाह प्रथा होती है, मृत्यु प्रथा होती है, और भी कई सामाजिक मर्यादाओं का जो पालन करते हैं उनको बोला जाता है सामाजिक व्यवस्था। यानी भारत की राष्ट्रीय क्षमता पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो वह है समाजवादी व्यवस्था में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। यानी कि कौन सा ऐसा प्रथा है जिनको
आर्थिक पहलू यानी कि जो आपका स्थिति उससे भी खतरनाक माना है, तो वो है हमारा जाति प्रथा। यानी जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो ये अभी देखा कि ये भी है क्या, जाति प्रथा। यानी कि बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा, यानी जाति प्रथा के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। चलिए हमारा 13वां क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यानी कि जो हमारा सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए, यानी कि अगर श्रम विभाजन आप कीजिएगा तो उसमें आपको कार्य करने की कुशलता बहुत अधिक होगी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए बैठे हैं, तो ये है आपका जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन तो किए हुए है, साथ ही साथ वो श्रमिक का भी विभाजन करती है। कैसे, क्योंकि अगर आप जाति के आधार पे किसी को भी काम बांटिएगा तो अगर वो काम छोटा होगा, अगर काम छोटा काम है तब वो लोग भी क्या समझते हैं कि अगर ये छोटा काम करता है तो ये लोग भी छोटे लोग हो गए, यानी कि वो इंसान को भी बांट दिया, यानी कि काम को तो बांटा ही बांटा, साथ ही साथ उस आदमी को भी बांट दिया कि अगर ये छोटा काम करता है तो ये छोटे लोग हो गए, अगर ये बड़ा काम करता है तो ये बड़े लोग हो गए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो ये जो आपका जाति प्रथा और श्रम विभाजन है ये है एलिमिनेशन ऑफ कास्ट बुक से लिया गया है, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट बुक से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल नायक हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है, तो मूक नायक एक पत्रिका है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 31 जनवरी 1920 को लिखा था। किसके लिए लिखा था, तो जो अछूत के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उनको प्रकट करने के लिए एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था मूक नायक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, और उनकी माता का क्या नाम था, तो उनकी माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, तो उन्होंने पीएचडी की उपाधि कब ली थी, तो 1916 ईस्वी में ली थी। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो ये किए थे हमारे ललित सिंह यादव ने। ये है ललित सिंह यादव, इन्होंने ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में अनुवाद किया था, क्योंकि ये जो लिया गया था ये आपका एलिमिनेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था जो कि एक इंग्लिश बुक है, उसको हिंदी में इन्होंने रूपांतरित किया था। चलिए अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, यानी अगर आपको कुशल व्यक्ति यानी कि आपको कुशल व्यक्ति बनाना है और सक्षम समाज बनाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य की चुनाव स्वयं कर सके। यानी कि अगर आपको कुशल व्यक्ति बनाना है या सक्षम श्रमिक समाज बनाना है तो उस आदमी को इस हद तक विकसित कीजिए जिससे क्या हो कि वह अपना काम या पेशा खुद चुन सके। यानी कि अगर आप किसी को किसी काम में माहिर बनाते हैं, अगर वह किसी भी काम को माहिर है किसी भी काम को करने में, यानी कि वह काम बहुत अच्छे से कर सकता है, यानी कि वह व्यक्ति कहलाएगा कुशल व्यक्ति। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में यानी कि दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। ये आपका 3 बार पूछा गया है एग्जाम में।
तो इसका जो आंसर होगा कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषक होना, यानी कि अभी के समय में भी जातिवाद का पोषक है, यानी कि अभी भी बहुत लोग जातिवाद को मानते हैं। इसके पोषकों की कमी नहीं होना, अभी तक इसके पोषकों का मतलब होता है कि जो जातिवाद को मानते हैं वे लोग, उनकी अभी तक कमी नहीं है। इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना जाता है, यानी कि अभी भी जातिवाद का पोषक होना, यानी अभी भी लोग जातिवाद को लेकर चल रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। यही है बात जो लेखक को विडंबना की बात लगती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता, या इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा कि भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, यानी कि ये जो भारत की समाज प्रथा है उसमें जो श्रम विभाजन है वो स्वाभाविक रूप नहीं है, यानी कि वो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य से उसकी रुचि भी नहीं पूछी जाती है कि उसकी किस बात में रुचि है, कौन सी काम में रुचि है, और उसके विचार जाने ही बिना उसको ये काम करने के लिए बोला जाता है कि आप ये काम कीजिए क्योंकि आप इस जात के हैं, यानी कि जिस जाति के लोग होते हैं वही काम करते हैं। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी कि अंबेडकर जी के अनुसार जो जातिवाद के पोषक है, यानी कि जो जाति प्रथा को अभी भी लेकर चलते हैं, उनका क्या तर्क है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि जातिवाद के पक्ष में इनके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी कि इनके जो पोषक है उनका कहना है कि अगर आपको सभ्य समाज बनाना है तो आप श्रम विभाजन कीजिए जाति के आधार पर, जिसके कारण क्या होगा, उनकी कार्य करने में कुशलता बढ़ जाएगी। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए कोई भी बुराई नहीं है। और क्योंकि जो जाति प्रथा है वो भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी इसमें कोई भी बुराई नहीं हुई। यानी कि इनका कहना है कि अगर आप जाति प्रथा के अनुसार काम को बांटते हैं तो वो हो गया आपका श्रम विभाजन, और अगर आप जाति प्रथा के आधार पर अगर किसी भी काम को बांटते हैं तो उस काम को करने में वो माहिर होगा, यानी कि उसकी कार्य कुशलता बहुत अधिक होगी, यानी कि अगर वो बहुत अच्छे से काम करेगा तो हमारा जो समाज है वो सभ्य समाज बनेगा। ऐसा जो जाति प्रथा के पोषक है उनका कहना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्न है, जैसे कि जाति प्रथा श्रम के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, यानी कि हमने अभी देखा कि जाति प्रथा काम को तो बांटता ही बांटता है, साथ में उन लोगों को भी बांट देता है। दूसरा है कि इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो इस प्रथा के अकॉर्डिंग जो श्रमिक होते हैं यानी जो लोग होते हैं उनको विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है कि अगर आप छोटा काम कर रहे हैं तो आप छोटे हो गए। यानी कि इसमें तीसरा वही है कि इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दिया जाता है, यानी कि ऊंचा नीचा बोला जाता है कि अगर आप ऊंचा काम कर रहे हैं तो आप ऊंची जाति के हो गए, नीचा काम कर रहे हैं तो नीची जाति के हो गए। चौथा है कि जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है, यानी जाति प्रथा से जो मिला गया काम है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। चलिए हमारा जो छठा क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, यानी कि अगर हमको अच्छा या सच्चा लोकतंत्र बनाना है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर होगा कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है,
यानी कि अगर आपको लोकतंत्र बनाना है तो सामूहिक जीवनचर्या यानी कि एक समाज में एक साथ सब लोग कैसे रह रहे हैं उनको लेकर चलना है, और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यानी कि जो भी समाज में जो लोग भी रह रहे हैं उनके अनुभवों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने को ही लोकतंत्र बोला गया है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए यहाँ पे समानता होगा कि समानता, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा और स्वतंत्रता आवश्यक होना चाहिए। यानी कि अगर आपको सच्चा लोकतंत्र चाहिए तो आपको समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता मिलना बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छा और सच्चा लोकतंत्र बना सकते हैं। तो चलिए इसमें जो 7वां क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है। यानी कि जो जाति प्रथा होता है उसमें जो काम मिलता है वो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, यानी कि उसकी मर्जी से काम नहीं मिलता है। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को भी विवश होना पड़ता है। यानी कि अगर आप जाति प्रथा के नाम पे काम को बांटिएगा तो उससे मनुष्य जो होंगे वो लाचार हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, और कम टालू पर यानी कि कम और टालू काम करने को भी विवश हो जाते हैं। यानी कि उनको कोई भी काम मिलेगा तो वो करने के लिए राजी हो जाते हैं अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, या इसी को और अलग शब्दों में बोला जाता है कि अम्बेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है। यानी कि जो जाति प्रथा है वो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, कैसे है। चलिए उसका आंसर देखते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध कर देती है। यानी कि जो जाति प्रथा है वो मनुष्य को एक ही पेशे में जीवन भर के लिए बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए। यानी कि वो जो पेशा है अनुप्रयुक्त मतलब है कि पेशा के कारण ना तो उसको काम मिल रहा है जिसके कारण वो क्यों ना भूखे मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों के प्रतिक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और असमाप्त परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि अगर कभी भी भविष्य में उद्योग धंधों की प्रकृति और तकनीक में निरंतर विकास होता है तो जो मनुष्य है वो पेशा बदल सकता है, ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है। किंतु भारतीय हिंदू के धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति के परागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो कि उसका पैतृक पेशा न हो। यानी जो भारत में जो हिंदू लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी वो दूसरा पेशा चुने, उनका पेशा वही होना चाहिए जो उनके पिताजी का है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। यानी जाति प्रथा क्या करता है कि अगर वह दूसरा काम की अनुमति नहीं देता है जिसके कारण क्या हो रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद।